हिंद प्रशांत क्षेत्र आए दिन किसी न किसी घटनाक्रम के चलते सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें भी खास तौर पर दक्षिणी चीन सागर सबसे ज्यादा दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ आए दिन चीन की दखल अंदाजी इस इलाके के देशों के लिए चिंता का सबब बन गई है। ऐसे में ये देश दूसरे देशों के साथ मिलकर चीन की काट तलाश रहे हैं। इस कड़ी में अब जापान और मलेशिया ने एक अहम समझौता किया है। ये समझौता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की एक बैठक के बाद हुआ है। दोनों नेता अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए जापान के टोक्यो में आयोजित आसियान जापान शिखर सम्मेलन के मौके पर मिले थे। इसके बाद दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों को अपग्रेड करने के साथ साथ बेहतर सुरक्षा सहयोग की घोषणा की। इस तरह जापान और मलेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की घोषणा की है। अब सवाल है कि इस साझेदारी के तहत ये दोनों देश क्या करेंगे। आखिर इन्होंने अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीति में क्यों बदला है, इसके क्या मायने हैं? ऐसे ही सवालों के जवाब हम इस एपिसोड के जरिए तलाशेंगे। तो चीन और मलेशिया के बीच कई मुद्दों पर विवाद है। इसमें खासकर दक्षिणी चीन सागर में मौजूद स्प्रैटली द्वीप समूह को लेकर ज्यादा विवाद है। उधर चीन के साथ जापान का भी कई मुद्दों पर टकराव है। इसमें सेनकाकू द्वीप और दिया ओयू द्वीप पर अधिकार को लेकर विवाद भी शामिल है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक कहावत अक्सर कही जाती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये कहावत जापान और मलेशिया के मामले में भी बखूबी लागू होती है। चूंकि दोनों ही देशों का चीन के साथ मनमुटाव है, इसलिए दोनों देशों का पास आना लाजमी था। दोनों देशों ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक बनाने का संकल्प लिया था। इसके लिए दोनों ने साल 2015 में रणनीतिक साझेदारी की। इसके तहत सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति बनाई थी। इसके बाद मलेशिया जापान द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ गया। इसी का नतीजा है कि अब इन्होंने अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक किया है। आसियान सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके इसकी घोषणा की है। व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें शांति और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक समृद्धि के लिए सभी स्तरों पर निरंतर संलग्नता, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नवाचार और पर्यावरण, समाज, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान प्रदान और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग शामिल है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने आधिकारिक सुरक्षा सहायता के तहत सुरक्षा क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर नोट्स के आदान प्रदान के साथ साथ अंतरिक्ष विकास और अनुप्रयोग पर सहयोग के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही जापान और मलेशिया ने अपग्रेडेशन के साथ एक सुरक्षा सहायता समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसमें दक्षिणी चीन सागर में मौजूद बढ़ते टकराव के बीच मलेशिया की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 400 मिलियन येन यानी कि $2.8 मिलियन का अनुदान भी शामिल है। जापान इस सुरक्षा समझौते के तहत मलेशिया को बचाव नौकाएं और आपूर्ति जैसे उपकरण प्रदान करेगा। दोनों देशों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि हम जापान तटरक्षक और मलेशियाई समुद्री प्रवर्तन एजेंसी के बीच आगे सहयोग को मजबूत करने के अपने इरादे पर अडिग हैं। वहीं फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के एरिया में हाल ही में चीनी घुसपैठ के कारण दक्षिणी चीन सागर में तनाव बढ़ने के बीच बयान में कहा गया है कि हम क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता और समृद्धि और संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर डटे हुए हैं। अब सवाल है कि इस सौदे के क्या मायने हैं। तो असल में जापान अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। इसके लिए उसने अप्रैल 2023 में OAS योजना यानी जापान की आधिकारिक सुरक्षा सहायता की शुरुआत की थी। इसके तहत विकासशील देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य जापान द्वारा आधिकारिक विकास सहायता दी जाती है। साथ ही समान विचारधारा वाले देशों के सशस्त्र बलों और संबंधित संगठनों के सहयोग के लिए एक नया ढांचा भी प्रदान किया जाता है। दरअसल जापान का मानना है कि तेजी से गंभीर और जटिल सुरक्षा माहौल के सामने समान विचारधारा वाले देशों की सुरक्षा और निवारक क्षमताओं में वृद्धि करने वाले उपायों को बढ़ावा देना उसके राष्ट्रीय हित में है। जापानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अपनी सुरक्षा और निवारक क्षमताओं को बढ़ाकर OAS का लक्ष्य देशों के साथ जापान के सुरक्षा सहयोग को गहरा करना है, ताकि जापान के लिए एक वांछनीय सुरक्षा वातावरण तैयार किया जा सके। मलेशिया के अलावा OAS के प्रारंभिक प्राप्तकर्ताओं में फिलीपींस, बांग्लादेश और फिजी भी शामिल हैं।
ये सभी रणनीतिक रूप से स्थित देश अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, खासकर चीन से। ऐसे में जापान पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में बल द्वारा यथास्थिति को एक तरफा बदलने के अस्वीकार्य प्रयासों के बारे में इन देशों के साथ OAS के तहत अपनी साझा चिंता को दूर करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि जापान और फिलीपींस अमेरिकी विजिंगटन फोर्सेस समझौते की तरह पारस्परिक पहुंच समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जो जापानी सैनिकों को देश की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। जापान ने फिलीपींस को $4 मिलियन मूल्य का एक तटीय रडार सिस्टम भी उपहार में दिया है। जापान दक्षिणी चीन सागर के एक अन्य दावेदार देश वियतनाम के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है। बीते महीने उसने अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में समान रूप से उन्नत करने की घोषणा की थी। इसमें दोनों देशों ने अपने सुरक्षा सहयोग को व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की थी, विशेष रूप से जापानी रक्षा उपकरण, समुद्री सुरक्षा सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रावधान पर। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जापान का दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, विशेष रूप से दक्षिणी चीन सागर में सक्रिय देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग में वृद्धि चीन के समुद्री दावों के बढ़ते आक्रामक दावे का एक तार्किक परिणाम है। जापान और मलेशिया के हालिया हुए सौदे को भी इसी पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। इस इलाके में चीन जितना ज्यादा दबाव डालेगा, उतना ही यहाँ मौजूद देश अपने साझा हितों के चलते करीब आएंगे, जो लंबे समय में चीन के लिए एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है। अब आइए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। तो आज का सवाल आप नोट कर लें कि जापान एवं मलेशिया के संबंध कहीं हद तक चीन की गतिविधियों का परिणाम है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।